नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही विपक्ष के हौसले बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाने का जो फैसला लिया है, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा है, ये देश के संविधान, लोकतंत्र और गंगा जमनी तहजीब को बचाने वाला कदम है। उनके इस निडर निर्णय से बीजेपी की नींद उड़ गई है। अब इस नई सरकार के सामने अगले 3 साल महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। कैसे उम्मीदों पर खरा उतरेगी सरकार? तेजस्वी अब कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की बारी है। आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के वायदे को कैसे पूरा किया जाएगा? आरजेडी के शासन करने के तरीके पर हमेशा से सवाल उठे हैं। तालमेल कैसे होगा? प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए नीतीश कुमार कैसे मजबूत जमीन तैयार करेंगे? और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। आप लोगों को बधाई। जी नमस्कार। नई सरकार के साथ, नए रूप के साथ आप लोग सामने आए हैं। चुनौतियां कई हैं सामने, लेकिन पहला सवाल मेरा यही, नीतीश कुमार को आज क्यों एक तरह से कहना पड़ा कि उपराष्ट्रपति पद की बात जो थी वो बोगस थी? अब सुशील मोदी भी एक बहुत गरिमामय नेता है, वरिष्ठ नेता है, आप लोगों की उनसे बनती भी है। क्यों उन्होंने कहा होगा ऐसा? क्या ये अनावश्यक एक तरह से विवाद सामने आया है? देखिए निधि जी, मैं 40-45 साल से राष्ट्रीय राजनीति में हूं मैं, और मैंने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियों के और गठबंधनों के विभाजन देखे। जरा इको जरा रुकवाइए, इको है। और जब भी पार्टियां अलग होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। सुशील मोदी जी के साथ हम लोगों का काम करने का बहुत लंबा अनुभव है। वो विचारवान, ऊर्जावान, मित्र राजनेता हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी कहा है, और मैं भी एक सिरे से खारिज करता हूं कि पार्टी की तरफ से किसी भी स्टेज पर नीतीश जी को उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त करने के लिए हमने कभी किसी से कभी प्रयास नहीं किया। यद्यपि मैं यहां यह भी क्लियर करना चाहता हूं कि जिस तरह का 17-18 साल का बिहार को मुख्यमंत्री पद के रूप में, और यहां दिल्ली में अटल जी, अडवाणी जी के साथ 7-8 साल का केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुभव है, वो राष्ट्रपति के लिए भी और प्रधानमंत्री पद के लिए भी वो उपयुक्त उम्मीदवार हैं, मैटेरियल हैं राष्ट्रपति पद के लिए भी और प्रधानमंत्री पद के लिए भी। लेकिन जो सुशील मोदी जी का बयान है, मैं उसे सिरे से खारिज करता हूं। ठीक है, आपने अब प्रधानमंत्री पद की बात ही शुरू कर दी, तो मैं उसी पे ही आ जाती हूँ। वो जो एक पद है, तेजस्वी यादव भी आप ही के राज्य के हैं नेता, सरकार बनाई है, वो कह रहे हैं सबसे परिपक्व और अनुभवी हैं नीतीश कुमार। लेकिन आज ही हम देख रहे थे, आप देख रहे हैं कि इस पद के दावेदार बहुत हैं, बहुत लोगों के सपने जुड़े हुए हैं इस पद से। आपको लगता है कि इस मजबूत दावेदारी देने में यह भी एक बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के सामने? नीतीश कुमार जी ने बहुत विनम्रता के साथ कल इस बात को कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को अपनी हदों की भी एहसास है कि हमारे 16 एमपी हैं और अभी हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक मंजिल और पार करनी है। मैंने खाली उतना भर कहा है कि वो पीएम मटेरियल भी है, वो राष्ट्रपति मटेरियल भी है। लेकिन ना हमने दावेदारी की है, ना हमने किसी पार्टी से बात की है, और चुनौती भी 2024 की कोई छोटी मोटी नहीं है। जिस पार्टी से मुकाबला है, जिस नेता से मुकाबला है, उससे मुकाबला करने के लिए मैं एक और नई चीज कहना चाहता हूं। अब पुराने गठबंधनों से काम नहीं चलने वाला है। जब तक इसका वैचारिक जन आधार नहीं होगा, कोई गठबंधन अब नहीं चलने वाला। मैंने जनता पार्टी बनते देखा, अपनी आंखों से उसको टूटते देखा। वो तो एक पार्टी थी। वीपी सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में मैं भी एमपी था, मैंने उसको तितरते बिखरते देखा है। फिर देवे गौड़ा जी की और गुजराल साहब की देखा। जब तक वैचारिक कंसोलिडेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी गठबंधन आने वाले दौर में नहीं चलेगा। अगले दिन से ही सबसे बेस्ट उदाहरण निधि जी है पश्चिमी बंगाल का, जहां ज्योति बसु के नेतृत्व में 27 साल तक सरकार चलती रही और कभी कोई अंतर्विरोध सामने नहीं आया।
या दूसरा उदारता पूर्वक सरकार चलाने का अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। आप ये कह रहे हैं कि पुराने गठबंधन नहीं चलेंगे, वैचारिक तरह से साथ आने की जरूरत है, लेकिन अब नए दौर के नेताओं से मुकाबला करना है। आज अगर आप अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होते तो आप देखते किस तरह से आक्रामक हैं वो प्रधानमंत्री, एक तरह से केंद्र पर, बीजेपी पर उनके जो बयान थे, जो उनकी बोली थी। नीतीश कुमार उस वैसे नहीं बात करते हैं। तो एक वो चुनौती भी होगी कि इस नए दौर के जो ये नए नेता हैं, ये भी एक चुनौती है, क्योंकि इन्होंने हाल में पंजाब में भी सत्ता हासिल की है और अब गुजरात में जाकर किस तरह से लगातार प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कई अवसरों पर हमने साथ काम किया है, और नीतीश कुमार जी भी। नीतीश कुमार जी सोशलिस्ट मूवमेंट की पृष्ठभूमि से निकल करके तपे तपाए एक परिपक्व नेता हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल जी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के दायरों को तोड़ करके बाहर आए नेता हैं। वो सड़क पे नेता बने थे अन्ना के आंदोलन में। ना वो सोशलिस्ट हैं, ना वो कम्युनिस्ट हैं, ना वो जनसंघी हैं, ना किसी और विचार के हैं। उनकी कोई राजनीतिक उस तरह की प्रतिबद्ध विचारधारा नहीं जैसी नीतीश कुमार की है। जैसे आरक्षण है, उस पर नीतीश कुमार की स्पष्ट राय है, मंदिर मस्जिद पर नीतीश कुमार की स्पष्ट राय है, जातिगत जनगणना पे उसकी स्पष्ट राय है, लेकिन वो अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स के अलंबरदार हैं श्री अरविंद केजरीवाल। तो दोनों में बहुत फर्क है। आप कह रहे हैं दोनों में बहुत फर्क है, वो सड़क के नेता हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा और अब आगे जाऊंगी, इस प्रश्न से आगे चलूंगी। बिहार को चलाने की भी चुनौती है। तेजस्वी यादव खुद मान चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ ईडी आ जाए, वो जानते हैं कि उन पर शिकंजा कस सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, कैसे इसको पार पाएंगे आप लोग? देखिए, नीतीश कुमार जी की जहां तक चर्चा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों पर कह चुके हैं कि मैं इस देश में लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार को बेहतरीन राजनेता मानता हूं। नए डायनेस्टी के चक्कर में है, नए परिवार के चक्कर में है, नए जात के चक्कर में है। तो नरेंद्र मोदी जी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री द्वारा नीतीश कुमार की सार्वजनिक ये प्रशंसा है, लिहाजा हमारे घर पे तो भाई ईडी के छापे में किताबें मिल सकती हैं, नोट नहीं मिलेंगे, ये गारंटी हम आपको भी देना चाहते हैं निधि जी। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि अब जब आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ है तो सवाल ये भी कहा जाता है कि भाई जंगल राज आ जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने बड़ा बखूबी जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि जंगल राज में तो चूनी निकलती है, आप जानते हैं कहाँ चूनी निकलती है, हमारे यहाँ तो हल्ला होता है, लेकिन कभी कभार हल्ले से भी डर लगता है। तो उस लिहाज से आपसे जानना चाहेंगे, एक विश्वास बने वो कैसे होगा? देखिए, जो कम उम्र के राजनीतिज्ञ हैं, हम तो लालू जी के साथ ही रहे हैं, जो कम उम्र के राजनीतिज्ञ हैं उसमें श्री तेजस्वी यादव बहुत तेजी के साथ राजनीति के पटल पर उभरे हैं। पिछली बार का भी उनका अनुभव नहीं था, कम था, और इस बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, उसके लिए मैं उनका प्रशंसक भी हूं। लेकिन उनको भी, उनके समर्थकों को भी उन्हीं की परीक्षा है। नीतीश कुमार जी तो अपनी परीक्षा दर्जनों बार दे चुके और उसमें कामयाब रहे। जो आरोप प्रत्यारोप मीडिया के जरिए, मित्र पार्टियों के जरिए उन पर, उनकी पार्टी पर लगते रहे हैं, अब इस बार बेहतरीन तरीके से कुशल प्रशासन के जरिए उन्हीं को जवाब देना और उनको एक लंबी इनिंग भी खेलनी है बिहार के अंदर। लिहाजा अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करते हुए इसको उस अग्नि परीक्षा से भी पार निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए केसी त्यागी जी, और बहुत अहम बातें हम सबके समक्ष रखने के लिए। तो वाकई में अग्नि परीक्षा है एक तरह से तेजस्वी यादव के सामने, क्योंकि उनको अब आगे लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है कि किस तरह का व्यवहार सरकार का रहेगा, और साथ ही अपने आप में बिहार पर देश भर की नजर लगी रहेगी। एक छोटा सा हम आपको बताते हैं, अब देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात हम तिरंगे की कर लेते हैं।
केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा फहराया जाए, लेकिन सरकार के इस प्रयास पर विवाद भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता पैसे लेकर झंडे बेच रहे हैं। क्या ऐसा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। ये बीजेपी का हापुड़ कार्यालय है। जिला अध्यक्ष उमेश राणा बाकायदा दुकान लगाकर तिरंगा झंडा बेच रहे हैं। कीमत है 20 रुपए प्रति झंडा। बीजेपी के दफ्तर पर बाकायदा बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि ये झंडा विक्रय केंद्र है। हमारे प्रदेश कार्यालय से हमको 1000 झंडे मिले थे। वो इसलिए कि आम जनमानस को यदि बाजार में कोई झंडा तिरंगा उपलब्ध ना हो तो भाजपा कार्यालय से आकर के वो खरीद सकता है। उसकी कीमत 20 रुपये पार्टी ने तय की थी और लगभग 850 के करीब तिरंगों की बिक्री हो चुकी है। सिर्फ हापुड़ ही नहीं, यूपी में कई और जिले हैं जहां बीजेपी के दफ्तरों पर कार्यकर्ता झंडे बेच रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय की है जहां फूलों के साथ झंडा विक्रय केंद्र खोला गया है। यूपी बीजेपी के कार्यालय से बाकायदा सभी जिला कार्यालयों को नोटिस भेजा गया जिसमें साफ लिखा है कि सभी बीजेपी के जिला कार्यालयों को 1000 झंडे भेजे जा रहे हैं। ये झंडे 20 रुपए दर से बेचे जाएं और झंडे बेचकर जो पैसे आए उनका हिसाब भी रखा जाए। आज के दिन बीजेपी के झंडा विक्रय केंद्रों पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन गए हैं। भाजपा बताए झंडों पर कितना जीएसटी देना पड़ेगा। सरकार का ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा है, बहुत अच्छी बात है। लोग उत्साहित हैं, अपने घरों पर झंडा लगा रहे हैं। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे बेचने लग जाएं तो कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठते हैं। और बड़ी बात यही है कि अब भी देश में करोड़ों गरीब हैं, उन्हें मुफ्त में झंडा दिया जाए ताकि वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये नेता झंडे बेचते नजर आते हैं तो सवाल खड़े होना लाजमी है। हापुड़ में सहयोगी अदनान, इलाहाबाद में नितिन के साथ हापुड़ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे हम बात करेंगे कोरोना की। दिल्ली में 18% संक्रमण दर हो गई है। इस पर जो कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख हैं उनका ये कहना है हमें कि चिंता की बात नहीं, लेकिन अगले 7 से 8 महीने सावधान रहने की जरूरत है। देश की बात में बात अब कोरोना की कोविड-19 पर वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। दिल्ली में जो कोविड के संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं चिंताजनक हैं। 18% है संक्रमण दर, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसे? तो मैं यहाँ पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि पिछले 3 महीने से जो जांच की दर है, चाहे वो आरटीपीसीआर है या फिर रैट टेस्ट जो रैपिड टेस्ट है, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। और ये बिल्कुल एक साधारण समझ है कि अगर मैं टेस्टिंग कम कर दूंगा तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाएगा। अगर हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें वायरस घूम रहा है, और ये वही स्थिति है।
ऐसी स्थिति में जब अब हम जिस स्थिति में हैं, जब चारों तरफ केसेस हमारे सारे देश में करीब 15-20 हजार ही हो रहे हैं और किसी जगह ज्यादा हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में इस बीच में केसेस बढ़ गए हैं, कुछ जगह पे कम हुए हैं, कहीं और नए हुए हैं। इस समय एक चीज जो मुख्यतः देखनी चाहिए और जो चिंता का कारण बनना चाहिए वो है कि अस्पताल में कोविड से, गंभीर बीमारी से कितने लोग दाखिल हो रहे हैं या कोविड की वजह से मृत्यु कितने लोगों की हो रही है। जब ऐसी स्थिति हो कि जब जांच बहुत कम हो तो पॉजिटिविटी रेट एपिडेमियोलॉजिकली सही अंदाजा बीमारी का नहीं देता है। सही अंदाजा ये है कि इस समय वहां पर अस्पताल में दाखिल कितने लोगों को जरूरत पड़ रहा है। और पॉजिटिविटी रेट ये हम जानते हैं कि आज की डेट में अगर मेरे परिवार में एक व्यक्ति को होता है और पॉजिटिव आता है, हमें लगता है कि ये बीमारी तो हल्की सी जुकाम जैसी है, तो बाकी लोग नहीं कराते। तो इस पॉजिटिविटी रेट को ना चिंताजनक दृष्टि से देखा जाए, बट दिल्ली के अस्पतालों में क्या दाखिले बढ़े हैं, क्या दिल्ली के अस्पतालों में कोविड से मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा रहे। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, 8 लोगों की मृत्यु भी हुई है और मृत्यु दर पहले ऐसी नहीं थी, आंकड़े ऐसे नहीं आ रहे थे, तो फिर कैसे समझें इसे? देखिए, ऐसा है कि जो 8 लोग, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन आप शायद जेपी हॉस्पिटल के वहां के हवाले से शायद कह रही हैं, जो रिसेंटली कुछ दिनों में जो मृत्यु हुई है। और हमारे जो, जहां तक मेरे को मालूम है कि जितनी भी मृत्यु हैं वो ज्यादातर उन मरीजों में है जिनको बहुत सीवियर कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनमें बाकी बीमारियां थी, या कोई कैंसर से दाखिल था या कोई हार्ट फेलियर के साथ दाखिल था, जिसको लिवर की बीमारी थी। इन बीमारी के साथ जांच करी जाती है और कोविड पॉजिटिव आता है तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। 2 तरह से कोविड प्रभावित करता है। एक तो प्राइमरीली कोविड की वजह से मृत्यु हो सकती है, यानी कि एक कोई भी व्यक्ति हो और उसके लंग्स में और बाकी जगह प्रॉब्लम हो। दूसरा यह है कि जिनको और बीमारी हो और साथ में कोविड हो जाए, तो डाइंग ड्यू टू कोविड, कोविड की वजह से मृत्यु हो रही है, या डाइंग विथ कोविड, कोविड के साथ मृत्यु हो रही है, इसमें एक डिफरेंस करने की जरूरत है। और इस समय जितने भी मृत्यु का हमें आंकड़ा मिलता है वो दे आर डाइंग विथ कोविड। दैट मीन्स कि उन लोगों को बाकी क्रॉनिक बीमारियां हैं, सीरियस बीमारियां थी और साथ में उनको कोविड का संक्रमण जैसे बाकियों को हो सकता है, तेजी से है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उनको भी हुआ, तो मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन की दर कैसी है? आपको देश भर से क्या डेटा मिल रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हम सब लोगों को एम्फसाइज करने की आवश्यकता होती है। सारे देश में लगभग एक जैसा चल रहा है पिछले 3-4 महीने से कि हमारे 99% से ज्यादा वो बिस्तर जो कोविड के लिए बना करके रखे गए हैं वो खाली हैं, यानी उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। और जो है एडमिशन रेट कोविड की वजह से या कोविड के साथ वालों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हम चिंता या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिविटी रेट को से परेशान ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। हमारे परिवार में, हमारे आसपास में अगर कोई व्यक्ति हैं जिनको खासतौर पर जो ज्यादा उम्र के हैं और साथ ही साथ जिनको दूसरी बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज, उनका ध्यान हमें विशेष तौर पर रखना होगा, क्योंकि वहां पर गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है। लेकिन कुल मिलाकर जो सारे देश से आंकड़े हर हफ्ते देखे जाते हैं और उसमें कहीं भी एडमिशन रेट्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जी, लेकिन जो ये नया वेरिएंट है वो माना जा ज्यादा क्या तेजी से फैल रहा है? क्योंकि खांसी, बुखार के तो बहुत मामले लगातार सामने आसपास देखने को मिल रहे हैं। अब इस समय एक बहुत ही जैसे कहना है कि इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। देश के डिफरेंट हिस्से में 7-8 किस्म के सब लीनेजेस दौड़ भाग कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। एक है B5 और उसके 2-3 तरह के बच्चे कहिए या सब लीनेजेस कहिए। इसी तरह B2 के 38 है, B2 का 75-76 है। तो
इस तरीके, और एक रिकॉम्बिनेंट थोड़ी सी वैरायटीज होती हैं वो हैं, वो भी B2 की हैं। ये सब जगह मिला जुला है जो सारे देश में सर्कुलेट कर रहा है। जो ओरिजिनल ओमिक्रॉन है उसके मुकाबले ये 20-30% अधिक संक्रामक है, तो उस वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन सौभाग्य से भारत में, क्योंकि हम लोगों को करीब करीब सभी लोगों को 2 टीके लग चुके हैं जो वयस्क हैं, और साथ ही साथ नेचुरल इन्फेक्शन भी हम ज्यादातर लोगों को कम से कम एक बार हो चुका है। तो नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन के इस एक परिप्रेक्ष्य में अगर कहीं कोवैक्स ये दोबारा ओमिक्रॉन होता है तो बहुत ज्यादातर हल्की बीमारी है, 2-3 दिन 4 दिन में बुखार और ठीक हो जाता है, खांसी 2-4 दिन और चलती है, लेकिन गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम है। और ये खाली एक जगह से आंकड़ा नहीं है, सारे देश से इसी प्रकार का आंकड़ा प्राप्त है। लेकिन लोगों में तो डर बिल्कुल नहीं है, लोग मास्क नहीं पहन रहे। आज तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि भैया आप लोग कोर्ट हियरिंग में आए तो मास्क पहनकर आए। तो एक बार फिर से हमें सचेत होने का समय आ गया है। तो निधि, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबके जहन में घूम रहा है कि भाई कितने दिन, 2.5 साल से मुंह पे मास्क बांधने की बात हो रही है, आगे कितने दिन तक चलेगा। तो अभी ये एक मुद्दा है कि क्या आगे वाले आने समय में कोई संभावना है कि कोई ऐसा वायरस आ जाए जो गंभीर बीमारी करने में सक्षम हो। हम पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च का आंकड़ा देखते हैं तो उस समय 3-4 वैरायटी, 5 वैरायटी सर्कुलेट कर रही थी और सडनली उसमें से डेल्टा निकला और एक पूरे तूफान की तरह सारे देश में और पूरी दुनिया में फैला और उससे बहुत गंभीर बीमारी हुई। पिछले 6 महीने से ऐसा बहुत सारे वायरस सर्कुलेट कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। पिछले 1-1.5 महीने से 7-8 तरीके के वायरस इस देश में सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को अगले 4-5-6 महीने तक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक भविष्यवाणी तो नहीं करी जा सकती लेकिन सचेत रहा जा सकता है, लापरवाही नहीं करी जाए। और अगर इसी तरीके से कोई नया वायरस नहीं आता तो मन में एक रहेगा कि भाई अब इसमें ढील दी जा सकती है, लेकिन अभी ऐसा समय है कि हम लोगों को सावधानी बरतनी है। और मास्क लगाने का फायदा खाली कोविड से नहीं है, इस समय इन्फ्लुएंजा का मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो रहा है। शायद आप सब लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम, तो श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि इन्फ्लुएंजा और कोविड का मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है और हुआ है, जो कभी कभी वो भी गंभीर होता है, और उस इन्फेक्शन को भी रोकने के लिए मास्क बहुत कारगर है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि मास्क हमें जारी रखना चाहिए और सफाई, हैंड हाइजीन वो भी महत्वपूर्ण है, कि अभी जो मंकी पॉक्स का खतरा है उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये महत्वपूर्ण है कि हम इन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते हैं, तो हमें वहां भी फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के मैं जो ये टिप्पणी आपने बताई इससे मैं सहमत हूं और हम लोगों को अभी लापरवाह नहीं होना चाहिए अगले 4-5 महीने। सर, चीन से एक लंगिया वायरस की बात हो रही है, हेनिपा का स्ट्रेन, क्या जानकारी है हमें इसके बारे में? इसके बारे में बहुत पैनी नजर रखी जा रही है और हमारा सर्वेलेंस सिस्टम, आपको याद होगा कि 2-2.5 साल पहले निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था केरल में, और उसको बड़े अच्छे तरीके से और तुरंत उसको पहचान लिया गया था और उसको रोक लिया गया था। और ये उसी फैमिली का है, ये लंगिया वायरस करके जो आउटब्रेक है। असल में एक चीज और हुई है और ये बहुत, मेरे को एक स्वास्थ्य से जुड़े होने के नाते मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और वो ये लग रहा है कि अब एक तो जागरूकता बहुत हो गई है, दूसरा जो है सर्वेलेंस सिस्टम कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जीनोमिक सर्वेलेंस। तो कोई भी नई चीज आती है उसको पकड़ने में आसानी रहती है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि उस पर नजर रखना जरूरी है और उस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जहां तक हमारे देश का सवाल है उसमें ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम्स आर इन प्लेस। जी, आखिरी सवाल सर ये है कि हम वैक्सीन बूस्टर पर तो बहुत जोर है, कई सामने भी आए हैं, लेकिन जो पोस्ट कोविड लोगों में तमाम बीमारियां आ जाती हैं, अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, लोगों की अचानक खबर आती है, युवाओं में हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, तो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट पर क्या कोई रिसर्च या शोध हो रहा है? ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये बिल्कुल नई बीमारी थी कोविड,
इसके बारे में इसका जो एक शरीर के अंदर जो भूचाल जिसको हम साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं वो बहुत कम बीमारियों में देखा जाता है और ये एक ऐसी बीमारी थी उसकी वजह से मृत्यु हो जाती थी और उसका ऐसा लगता है कि रेजिडुअल इफेक्ट हो सकता है और लगभग जहां तक मैं जानता हूं देश के एम्स जो समय 11 जो 12 जो एम्स जो एक्टिव हैं इन सब जगह स्पेशल क्लिनिक एस्टैब्लिश की गई हैं इसमें इस तरह के लोगों का फॉलो किया जा सके और देखा जाए कि उनमें किस तरह की परेशानी हो रही है और उसके लिए क्या इलाज की जरूरत है। और यहाँ एक और भी बताऊं, एक राष्ट्रीय शोध चल रहा है जिसमें हम लोग 20,000 व्यक्तियों को पिछले 1.25 साल से हर महीने फॉलो कर रहे हैं, जिनको कोविड हुआ, जिनको टीका लगा और जिनको बाकी एक नेचुरल हिस्ट्री देखने के लिए। तो ये सारे जो दूरगामी प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनको देखा जा सके, उनकी पहचान करी जा सके और जहां जरूरत है उसको सही तौर पे इलाज भी किया जा सके। डॉक्टर अरोड़ा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अहम बात इन्होंने कही है। इनका कहना है कि पिछले 1.5 महीने से 6 से 7 वेरिएंट्स जो हैं हमारे देश में हैं और अगले 4, 5, 6 महीने तक हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। पैनिक ना हो लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है, तो मास्क ज़रूर पहने। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के लटेरी में वन कर्मियों की फायरिंग में एक आदिवासी की मौत के बाद का जो मामला है वो गर्मा गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मकराम विदिशा पहुंचे और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। सरकार ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वन विभाग इन्हें लकड़ी तस्कर बताते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कह रहा है। वहीं घायलों का कहना है कि लकड़ी काटकर ले जाते समय वन विभाग ने पीछे से गोली चलाई। वन कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आदिवासी बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया। शोषण किया, केवल झोपड़ी में पड़ा रहने दिया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक में अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन छिंदवाड़ा की रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था, उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बीजेपी को लगता है कि आदिवासियों को सियासी सम्मान तो मिला, लेकिन लटेरी के इन आदिवासी युवकों का कहना है कि उन्हें समाज में स्थान नहीं। जंगल से लकड़ी ले जाते वक्त वन विभाग के कर्मचारियों ने गोली चलाई। इनके एक साथी की मौत हो गई, 3 जख्मी हैं। फॉरेस्ट वाले मिले, उनने डायरेक्ट बंदूकें चलाई हमारे ऊपर। फिर क्या हुआ, हमारे एक भाई बड़ा चैन सिंह वो वहीं स्पॉट पे ख़त्म हो गया। हम उसे उठाने दौड़े तो महेंद्र के, मेरे, रोड जी के तीनों के लगी। उनने और भी फायरिंग करी। कितनी गोली चली, किन किन को चोट आई? हमारे 4 ही को, रोड जी को, महेंद्र को, भगवान सिंह और चैन सिंह स्पॉट पे ख़त्म हो गए। काय के लिए गए थे अपन? लकड़ी लेने के लिए। हम 8 लोग थे। और वो लोग कितने थे? वो तो मुल्क के थे 20-25 लोग, 2 गाड़ी पैक थी। हालांकि वन विभाग का कहना है लकड़ी चोरी रोकने के दौरान टीम पर जब जानलेवा हमला हुआ तो आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। खटियापुरा गांव है, वहां पर कुछ लोग लकड़ी काट रहे हैं और जो है मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं। ये अपनी टीम के साथ वहां उनको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए गए तो जो लकड़ी चोर थे उन्होंने रास्ते में मोटरसाइकिल डाल करके पथराव शुरू कर दिया। और जब इनको काफ़ी खतरा महसूस हुआ और काफ़ी लोग वहाँ पे आकर के पथराव होने लगा तो उन्होंने आत्मरक्षा में अपनी गोली चलाई। तो उसमें पता चला है कि एक ग्रामीण की मृत्यु हुई है तथा 3 अन्य घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल विदिशा में भर्ती कराया।
सरकार ने संबंधित अधिकारियों पर मामला दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है। मृतक और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार का रवैया असंवेदनशील है। जो व्यक्ति एक मृत हुआ है उसे 20 लाख रुपए की सहायता, जो घायल हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता, उनका संपूर्ण इलाज सरकार वहन करेगी। नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार होने के बाद उनकी हत्या करके 12 फीट गड्ढे गहरे में दफना दिया गया नेमावर में, तो वहां भी नहीं गए। हमारे आदिवासी भाइयों को घर से निकाल करके शिवनी में बजरंग दल के लोगों ने मार डाला, वहां भी कोई मुख्यमंत्री जी नहीं गए, ना बात नहीं किए। 1920 में देश का पहला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के नगरी सिहावा में हुआ। अंग्रेजों ने जलावन की लकड़ी लाने पर तक पाबंदी लगा रखी थी। जो जंगल से जलावन की लकड़ी लाता था उस पर भारी जुर्माना लगता था। नगरी सिहावा में आदिवासियों ने इसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका, जंगल गए, जलावन की लकड़ी लाई और गिरफ्तारी दी। आज़ादी के 75वें वर्ष में मध्य प्रदेश में आदिवासियों का आरोप है कि जंगल में से जलावन की लकड़ी लाने पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, सीधे गोली मार दी गई। विदिशा से अपने सहयोगी नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बात है वाराणसी की और NDTV की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह उर्फ अखंड प्रताप सिंह के अवैध निर्माण को गिरा दिया है। अखंड प्रताप सिंह ने वरुणा एन्क्लेव में अवैध निर्माण कर कमर्शियल स्पेस बनाया था। इसके खिलाफ सोसाइटी की कई महीने से आवाज उठा रही थी। NDTV ने कल ही इसकी खबर आपको दिखाई थी, आपने इस कार्यक्रम में भी ये पूरी रिपोर्ट देखी थी। इस कार्रवाई से अब सोसाइटी की महिलाएं काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मेस में मिलने वाला खराब खाने के विरोध में एक सिपाही ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। सड़क पर हाथों में खाने की थाली लेकर रोटी चावल दाल लेकर मनोज कुमार वर्दी में सड़क पर उतर आया और रोते रोते अपनी आप बीती कही। मनोज कुमार ने कहा है कि मेस में पानी जैसी दाल मिलती है और शिकायत करने पर कोई अधिकारी सुनता नहीं है। मनोज कुमार शिकायत लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास गया, लेकिन उसकी बात उसने कहा कि नहीं सुनी है। आला अधिकारियों को जब इसकी खबर लगी तो पुलिस उसको जबरन उठाकर वहां से ले गई। पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। आपने 21 अक्टूबर को देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सभी राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्मचारियों को पौष्टिक आहार के लिए भत्ता देते हैं। उन्होंने शायद 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया था। आप बताइए, अब यही पौष्टिक आहार मिल रहा है? आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए। अरे तू चल चौकी बता, चल चौकी में बैठा गुरु मुझसे हम तो नहीं चाहते हैं आप लोग हमसे क्या अच्छा कार्य करें। आप बताइए, इसको कहा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। कोई सुनने वाला इस विभाग में नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से टूक का रोटी अंदर नहीं जा पाया पेट में। और इस मामले पर फिरोजाबाद पुलिस का ट्वीट भी आया है। उसने लिखा है, मेस के खाने की गुणवत्ता संबंधित शिकायत ट्वीट प्रकरण में खाने की गुणवत्ता की संबंधी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। उल्लेखनीय कि उक्त शिकायतकर्ता आरक्षी को आदतन अनुशासनहीनता, गैर हाजिरी और लापरवाही से संबंधित 15 दंड विगत वर्ष में दिए गए हैं।